पाए बीटन डाउन कंपनीज जिनके स्टॉक प्राइस के अंदर जो है ना हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, लेकिन पांचों की पांचों जो कंपनीज है इनका बिजनेस मॉडल जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पांचों कंपनीज के अंदर जो है ना जो सिचुएशन है ना वो जो है हमें कहीं ना कहीं जो है इन कमिंग मंथ्स के अंदर जो है बेटर होते हुए देखने मिलेगी। और अगर आप देखोगे तो किसी भी कंपनी के अंदर पहले सिचुएशन खराब है और वहाँ पे हमें सिचुएशन बेटर होते हुए देखने मिल रही है, तो वो स्टॉक्स जो है पैसा बनाते हैं, क्योंकि इसे जो है इस फेनोमेनन को जो है हम बोलते हैं चेंज इन डायरेक्शन। और जब आपका चेंज इन डायरेक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली हाईयर होता है, तब अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है और ज़्यादा पैसा बना कर देता है। तो ये पांच कंपनीज कौन सी है जिनके यार बिजनेस मॉडल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन उनके स्टॉक प्राइस के अंदर हमें मोटा मोटा जो है पिछले कुछ टाइम से बहुत फॉल देखने मिल रहा है। तो जो पहली कंपनी है ना वो है गर्वरे हाईटेक। अब गर्वरे के केस में अगर आप देखोगे तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाए हुए इंडिया के ऊपर, तब से जो है बहुत ज़्यादा हैवॉक मच चुका है पूरे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। टेक्सटाइल सेक्टर अफेक्टेड, फिर आप पोकरना जैसी कंपनीज देखोगे, कैरिसिल जैसी थोड़ी बहुत कंपनीज देखोगे, अगेन गर्वरे जैसी कंपनीज देखोगे, तो हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज जो कि मैक्सिमम जिनके रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, हमें वो कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला है। टैरिफ के पहले के सिनेरियो की मैं बात करूं तो पहले गर्वरे गाइड कर रहा था कि ये लोग 20% के आसपास ग्रो करेंगे। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो गर्वरे ने उनका जो टॉप लाइन का गाइडेंस है ना वही जो है विड्रॉ कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल टैरिफ वाले वर्ल्ड के अंदर जो है ना हमें पिछले कुछ मंथ से जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने मिल रही है। माने क्या कि पहले ट्रंप ने जो है टैरिफ इंडिया के ऊपर 15% लगाया, फिर उसके बाद 15% कर दिया, तो मोटा मोटा इतना कन्फ्यूजन था और आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को भी समझ नहीं आता है कि ड्यूटी का जो पास ऑन इफेक्ट है वो लेगा कौन, आप लोगे या कस्टमर लोगे। बहुत बार आपको शेयर भी करना पड़ता है, तो इस रीजन से हमें जो है ना मार्जिन पे भी इफेक्ट देखने मिलता है और कंपनी के मार्जिन जो है ना कॉम्प्रेस होते हुए देखने मिलते हैं। तो ये भी टैरिफ का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि मैं बोलना चाहूँगा। इसके साथ साथ पहले कंपनी गाइड करती थी 20% की ग्रोथ करेंगे। पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो एक क्वार्टर Q1 के अंदर 4% की ग्रोथ की है, Q2 के अंदर अगर आप देखोगे तो -8% की डिग्रोथ की है। अब इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो रहेगा ना वो ये रहेगा इंडिया यूएस ट्रेड डील। एक बार ट्रेड डील साइन हो जाती है तो कंपनी के लिए जो टेंशन होता है ना मोटा मोटा जो है हमें खत्म होता हुआ देखने मिलेगा एंड ग्रोथ वगैरह जो है कंपनी से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं जो है ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है ना वो जो है हमें इन कमिंग 2-3 मंथ जो है 100% साइन होते हुए देखने मिलेगी, ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ये जो है आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रम्प जितने भी ट्वीट्स कर रहा है, जितने भी रिसेंटली हमें इंटरव्यूज़ देखने मिले, तो वहाँ पे ट्रम्प जो है ना ओवरऑल मोटा मोटा ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई हम और इंडिया जो है साइन कर लेंगे डील। और ऐसे भी ओवरऑल मोटा मोटा बिजनेस के लेवल पे अगर आप देखोगे तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये ट्रेड डील तो जो है होनी ही है। अब वो परसेंटेज क्या डिसाइड होगा, मुझे ऐसा लगता है 15-17% के टैरिफ रहेंगे इंडिया के ऊपर और चाइना से कंपैरेटिवली लोअर साइड पे रहेंगे। तो यहाँ पे गर्वरे का अगर हम बिजनेस मॉडल समझे तो गर्वरे जो है ना आपके हाई टेक फिल्म्स बनाता है। अब ये फिल्म्स जो है ना 2 कैटेगरी के अंदर आती है और गर्वरे के केस में अगर आप देखोगे ना तो अगर आप इनके मार्जिन्स पे नोटिस करोगे तो हमें कुछ सालों में जो है गर्वरे के जो मार्जिन्स है ना वो मोर देन डबल हो चुके हैं। अब 2014 में अगर आप देखोगे तो कंपनी 8% का एबिटा बनाती थी, आज के डेट पे अगर आप देख रहे हो तो कंपनी जो है 22% के आसपास की एबिटा की बात कर रही है। क्या चेंज हमें देखने मिला है गर्वरे के अंदर? ये चेंज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स चेंज, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है 0 to हीरो मास्टर क्लास के अंदर भी सिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से ईपीएस ग्रोथ देखने मिलती है। तो मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको हर एक चीज़ सिखाई हुई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मास्टर क्लास के लिए जो है डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमें क्या देखने मिला है, पहले आपका गर्वरे जो है आपके B2C बिजनेसेस के साथ काम करता था, आपके B2B बिजनेसेस के साथ काम करता था। B2C के साथ जो ये लोग काम करते थे ना एज टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे तो वो इतना ज़्यादा नहीं था। और कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमें चेंज देखने मिला है। पहले जो कंपनी के प्रोडक्ट्स थे वो कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स थे, अभी कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर स्केल की है। तो गर्वरे के अगर आप मैक्सिमम रेवेन्यूज देखोगे ना तो हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जो है आज के डेट पे कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज देखने मिलते हैं, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब कंपनी आपके 2 डिविजन्स के अंदर काम करती है, एक है आपका सीपीडी और दूसरा जो है आईपीडी। सीपीडी माने कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग ऑटोमोटिव सन कंट्रोल फिल्म्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि आपके कार के ऊपर अगर आप देखोगे या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो वो सन की फिल्म लगाई जाती है ताकि सन की लाइट से जो है अंदर ज़्यादा हीट ना आ सके। फिर इसके साथ साथ ये लोग पीपीएफ के ऊपर भी काम करते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देख रहे हो तो हमें ये प्रीमियमाइजेशन वाली स्टोरी जो है ना वो
वो प्ले आउट होते हुए देखने मिल रही है। जब आपकी प्रीमियमाइजेशन वाली स्टोरी प्ले आउट होते हुए देखने मिलती है तब क्या होता है, लोगों का जो स्पेंडिंग है ना वो इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ लोग एक्सपेंसिव एसयूवीज को प्रेफर कर रहे हैं। और कोई भी बंदा अगर इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी ले रहा है जैसे कि 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख की, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो वो चाहेगा कि उसकी गाड़ी का पेंट जो है ना कभी ख़राब ना हो, तो वो अपने कार पे जो है पीपीएफ लगाता है, दैट इज़ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो इसका भी मार्केट जो है ना गरवरे के अंदर जो है इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है और इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है ये वाले सेगमेंट के अंदर भी। एज ऑफ नाउ गरवरे के अगर आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो मैक्सिमम जो है हमें सीपीडी कंज्यूमर साइड से ही देखने मिल रहे हैं 68%, और 32% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो श्रिंक फिल्म्स हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हो गया, या फिर रिलीज लाइनर्स हो गया। तो ये सारे सेगमेंट से जो है हमें कंपनी के रेवेन्यूज आते हुए देखने मिलते हैं। जब आप गरवरे को FY17 के पहले देखोगे तो यहाँ पे इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो शेयर था कंपनी के अंदर वो सिर्फ 48% के आसपास था। फास्ट फॉरवर्ड टू FY25 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जो है 87% ऑफ कंपनी के रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने मिला है, जिस रीजन से जो है हमें कंपनी के मार्जिन जो है एकदम नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन का जो है हमें चेंज देखने मिला है। और इस दौरान अगर आप देखोगे तो गरवरे के केस में अगर आप देखोगे तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा था, क्योंकि मार्जिन आपके बेटर हो रहे थे। तो अभी गरवरे मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो आपके स्पेशलिटी फिल्म्स के अंदर ही काम करता है। और यहाँ पे अब मैं Q2 के नंबर्स की बात करूँ तो Q2 के नंबर जो है ना कंपनी के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमें ग्रोथ जो है नहीं दिख रही है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगा था कि एक्सपोर्ट के वजह से जो है ना, जो ट्रंप ने जो टैरिफ्स वगैरह लगाए उसमें जो एक्सपोर्ट से कंपनी के उसके अंदर जो है हमें मैसिव फॉल देखने मिलेगा, क्योंकि कंपनी के अबाउट 85% रेवेन्यूज आई थिंक एक्सपोर्ट से ही आते हैं और इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज यूएस से ही आते हैं, नॉर्थ अमेरिका से। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सी कंपनीज के अंदर हमें रेवेन्यू जो है 30% से डीग्रोथ होते हुए देखने मिली है वहाँ पे। लेकिन अगर आप गरवरे के केस में देखोगे तो हमें रेवेन्यू जो है मोटा मोटा लगभग जो है फ्लैट देखने मिले, 5-10% का डीग्रोथ देखने मिला है, उससे ज़्यादा डीग्रोथ नहीं देखने मिला है। तो ये जो है अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। पैट के अंदर भी जो है हमें इतनी ज़्यादा डीग्रोथ नहीं देखने मिली है कंपनी की एज़ कम्पेयर टू बाकी एक्सपोर्ट कंपनीज। तो ये बात मुझे गरवरे के बारे में अच्छी लगी। ओवरऑल इतना बड़ा इंपैक्ट जो है कंपनी के ऊपर देखने नहीं मिला है। हाँ, पहले ये 20% की ग्रोथ की बात कर रहे थे जो कि अभी हमें नहीं देखने मिल रही है, बट जो स्पेशल इंपैक्ट था जो कि हमें टैरिफ की वजह से देखने मिल रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं बिजनेस लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंसुलेटेड है। उसका रीजन ये है कि ये बताते कि ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने फिल्म्स के अंदर, तो उसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब गरवरे के कॉम्पिटिटर्स की मैं बात करूँ तो चाइना और साउथ कोरिया, वो कंट्रीज जो है इनकी पीपीएफ फिल्म्स के अंदर जो है और आपके बाकी फिल्म्स के अंदर कॉम्पिटिटर बनकर आती है। तो ये भी अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो सीपीडी से अभी कंपनी के 74% ऑफ रेवेन्यूज़ आए और आईपीडी से 26% ऑफ रेवेन्यूज़ आए। अगेन जब हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें तो कंपनी के जो है 2 बड़े प्लांट्स है, जहाँ पे आईपीडी के अंदर इनकी जो स्क्वायर फीट पर एनम अगर आप देखोगे ये कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लोग 42,000 MT के आसपास आईपीडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, एससीएफ में 4200 के आसपास, पीपीएफ में 600 के आसपास और चिप्स प्लांट में 66,000 के आसपास। और यहाँ पे भी अगेन कंपनी जो है एक बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो इनकी जो पीपीएफ की लाइन है ना उसका जो एरिया था ना उसे जो है ये लोग अगेन लगभग डबल कर चुके। तो यहाँ से भी जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी। अब हमें देखना है कि उसका कमर्शियलाइजेशन जो है ना किस तरीके से प्ले आउट होता है। अब किसी को अगर पीपीएफ नहीं पता है तो इस तरीके से जो है पीपीएफ दिखता है। अगेन ये आपके गरवरे एप्लीकेशन स्टूडियोज़ पे भी जो है फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे आपके कार्स को जो है पीपीएफ लगाया जाएगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो इनके कुछ 250+ पीपीएफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसे ये स्केल कर जो है 300 के आसपास लेके जाने वाले। और अगेन ये लोग रिलीज लाइनर्स वगैरह के अंदर भी जो है काम करते इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। तो मोटा मोटा जिस सेगमेंट के अंदर ये काम करते हैं ना उस सेगमेंट के अंदर मार्जिन ज़्यादा है और ये ज़्यादा कंज्यूमर साइड ऑफ रेवेन्यू पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगेन अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर साइड कभी भी आप एक चीज़ नोटिस करना, मार्जिन आपको जो है कंपैरेटिवली हाइयर देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो यहाँ पे अगेन इनका एक और टीपीयू लाइन आने वाला है अगस्त 2026 में, दैट इज FY27 के आसपास। तो वहाँ से भी अगेन हमें रेवेन्यू के अंदर जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है अगर ये एक्सपोर्ट वाला सिनेरियो जो है हमें क्लियर होता हुआ देखने मिलता है। और गरवरे के वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी जो है ना 27 के पी पे ट्रेड कर रही है एज ऑफ नाउ, और ये हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है पी, क्योंकि Q2 के नंबर जो है ना कंपनी के वो हमें खराब होते हुए देखने मिले। बट यहाँ पे गरवरे जैसे जो बिजनेसेस होते हैं ना ये अगेन 30 के पी के आसपास जो है यूजुअली ट्रेड करते हैं।
तो यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले जो है ये बिजनेस जो है 20 के पी पे भी अवेलेबल था, 19 के पी पे भी अवेलेबल था, लेकिन अगेन तब अनसर्टेनिटी भी जो थी बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, आपको एक की ट्रिगर वही है कि एक बार ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाए ना, तब इस बिजनेस के लिए जो है चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के बारे में बताना है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के बारे में बताना है। नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो है मैंने दोनों मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप नीचे कमेंट सेक्शन से जो है दोनों के लिए जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही जीरो टू हीरो मास्टर क्लास में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई है। यहाँ पे आपको मैंने सिखाई कि क्या चीज़ें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर लोगों को जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको क्या चीज़ें ट्रैक करनी होती है। जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर आपको ऑर्डर बुक ट्रैक करनी होती है, डिफेंस सेक्टर के अंदर अगेन आपको ऑर्डर बुक ट्रैक करनी होती है, कैपिटल गुड्स के अंदर आपको कुछ और ट्रैक करना होता है, कैपिटल मार्केट के सेक्टर के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। जब आप डेटा सेंटर्स को देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को देखते हो, तो वहां पे आप कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है ना अगेन मैंने आपको सिखाया कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है आप क्या क्या चीजें ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है आप ये भी सीखते हो कि किस तरीके से जो है आपको टेक्नो फंडा एनालिसिस यूज करना चाहिए, जैसे मैं किस तरीके से टेक्निकल्स को यूज करता हूँ और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ और उन कंपनीज के अंदर जो है फंडामेंटल कैटलिस्ट ढूंढता हूँ। इसके साथ साथ आप यहाँ ये भी सीखते हो कि किस तरीके से जो है आप कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर आज अगर आप देखोगे तो एआई आ चुका है और डेटा जो है एक कमोडिटी बन चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट पे वो ये है कि आप किसी भी कंपनी को रीड कर रहे हो तो आपको जो है कॉन कॉल डिकोड करते आना चाहिए, डॉट्स कनेक्ट करते आना चाहिए, क्योंकि यही जो है आपको एक सुपर इन्वेस्टर बनाएगा आज के डेट पे। तो ये भी जो है मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर सिखाया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है आप डिफरेंट सेक्टर्स का जो है वैल्यूएशन कर सकते हो, और क्योंकि वैल्यूएशन करने का जो है प्रैक्टिकल तरीका होता है, आपको जो है मार्केट के अंदर वो एक्सेल शीट नहीं बनानी पड़ती है। वैल्यूएशन करना जो है ना बस 5 मिनट का काम है, जो कि आप कॉन कॉल पढ़कर कंपनी को रीड कर कर जो है आराम से वैल्यूएशन कर सकते हो। तो ये भी आप डिफरेंट सेक्टर के लिए किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो, जैसे कि हम जब हॉस्पिटल कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ईवी टू एबिटा से वैल्यूएशन करनी चाहिए, किस तरीके से आप जो है बुल बेयर बेस सिनेरियो बना सकते हो। अगेन मैंने आपको यहाँ पे ये भी सिखाया कि किस तरीके से आप एआई को यूज़ कर सकते हो इक्विटी रिसर्च के लिए, आप किस तरीके से कंपनीज के अंदर जो है रेड फ्लैग्स ढूंढ सकते हो। तो जीरो टू हीरो के अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना बॉस, वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से सीधा जो है जीरो टू हीरो के लिए एनरोल कर सकते हो। और जैसे ही आप एनरोल कर लोगे आपको जो है कोर्स का इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पे कोर्स का लेंथ अगर आप देखोगे तो 20 आवर्स के आसपास का है, और ये 3499 रुपीज़ के अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना बॉस, वो जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मिलेगी। फिर इसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात किया जाए तो इसका प्राइस मैंने सिर्फ 1499 रखा हुआ है, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स आपको डिस्क्लोज किए हुए और सिखाया हुआ है कि क्या बेसिस पे जो है मैं किसी भी कंपनी के अंदर पोजीशन ऐड करता हूँ या कट करता हूँ। अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास और जीरो टू हीरो मास्टर क्लास कर लोगे ना, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप मार्केट के अंदर जो है ना कभी भी जो है किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं। यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स की जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है वो भी डिस्कस की है, जो कि मुझे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ या वैल्यूएशन बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं जो है ओवर 600 प्लस कंपनीज ट्रैक करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी जो है अगेन मैंने हर सेक्टर की इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी और खराब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ इसके अंदर जो है डायरेक्ट डिस्क्लोज करिए। तो इसका लेंथ 10 आवर्स का है, जीरो टू हीरो का लेंथ जो है 20 आवर्स के आसपास का है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये 30 आवर्स के बाद जो है ना आप जो है मार्केट के अंदर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। आपको किसी पे डिपेंडेंसी रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो और आप इसके बाद स्टॉक्स के अंदर कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है पोजीशन साइजिंग नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग जो है स्टॉक्स के अंदर फंस जाते, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब जो है उनका एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क किस तरीके से होना चाहिए, कब किसी भी कंपनी के अंदर ऐड करना है, कब कट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों को जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास और जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो सिर्फ आप इमेजिन करो कि 3499 और 1499 सिर्फ 5000 रुपीज़ के अंदर जो है आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, जो कि अगर आप देखोगे तो फाइनेंस कोर्सेज जो है लैक्स ऑफ रुपीज़ चार्ज करते हैं, और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं सीखने मिलती है। तो आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि इस मास्टर क्लास के अंदर जो है ना बहुत से लोग एनरोल्ड है, और जितने भी लोग एनरोल्ड है ना मुझे जो है अभी तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला है। इनफैक्ट लोगों ने जो है अपने पोर्टफोलियो चेंज कर दिए, लोगों का मार्केट का देखने का जो अप्रोच है वो चेंज हो चुका है लोगों का। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो किसी को
फाइनेंस के अंदर जो है इंटर्नशिप मिल गई है, लोग जो है कंपनीज को ट्रैक कर पा रहे हैं। एंड अगेन आपको दोनों कोर्सेज देखने के बाद कभी भी डाउट आता है ना, आप जो है सीधा मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो, आप जो है मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो। तो ये बनकर आती है बात, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जरूर एनरोल कर लेना। और इसके अंदर जो वैल्यू मिलती है आपको इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज़्यादा मिलेगी आपको। तो दोनों मास्टर क्लास का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। अब जो अगली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ना, उसका नाम है अरमान फाइनेंशियल। अब जब हम अरमान फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ये जो है ना एक एमएफआई कंपनी है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो एमएफआई सेक्टर के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रही है। एक साल से 2025 से अगर आप यहाँ पे अर्निंग्स पे भी देखोगे, चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, तो मैं प्राइस चार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, हम प्राइस टू बुक के हिसाब से बात करेंगे। कंपनी जो है आप Q4 FY25 के अंदर देखो, कंपनी 2.3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती थी और वहां से हमें इसके प्राइस के अंदर सॉलिड करेक्शन देखने मिला, जहां अगर आप कंपनी का प्राइस टू बुक देखोगे तो 1.7 के आसपास आ चुका था। रीजन क्या था, हमें अरमान फाइनेंशियल के स्टॉक प्राइस के अंदर 50% का करेक्शन देखने मिला था, क्योंकि एमएफआई साइकिल जो है ना वो खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। लोग अगर आप देखोगे तो एनपीएस इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए थे, एसेट क्वालिटी जो है वो खराब होनी स्टार्ट हो गई थी कंपनीज के लिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक के लिए जो है आपको एसेट क्वालिटी ट्रैक करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। इसके साथ साथ बाकी भी मेट्रिक्स होते हैं फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, जैसे कि पोर्टफोलियो एट रिस्क आपको देखना पड़ता है, कलेक्शन एफिशिएंसी के ट्रेंड्स देखना रहता है। अगेन आपको ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर भी जो है सिखाई हुई है कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है। तो आप ये ले लेना जीरो टू हीरो मास्टर क्लास, इसके बाद जो है ना आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है। फिर यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो जब हम नंबर्स की बात करें तो अरमान फाइनेंशियल के केस में अगर आप देखोगे तो आपको लोन बुक ग्रोथ, इनकम स्टेटमेंट अभी देखकर जो है फायदा नहीं है, क्योंकि अगेन जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हमें प्रॉब्लम देखने मिलता है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर में क्यों प्रॉब्लम देखने मिल रहा था, ओवर लेवरेजिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर आप इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हो, जब ओवर लेवरेजिंग हो जाती है तब क्या होता है, तब आपके कस्टमर जो है एक बोरोवर से नहीं लोन लेते, वो 3-4 बोरोवर से जो है लोन लेकर रखते, और फिर उसके बाद उनके लिए ये लोन जो है ना वो रीपे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही जो है ना हमें पूरे एमएफआई सिचुएशन के अंदर देखने मिल रहा था। तो एमएफआई सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनीज है वहां पे हमें क्या प्रॉब्लम देखने मिल रही थी कि भाई लोग लोन ले रहे थे और फिर एमएफआई कंपनीज को बोल रहे थे कि भाई हम पे नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग एनपीएस बन रहे थे इन कंपनी के। तो ओवरऑल मोटा मोटा किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर एसेट क्वालिटी खराब होती है तो ये बहुत नेगेटिव साइन है। बट पिछले कुछ 6 मंथ से अगर आप देखोगे तो एमएफआई के अंदर जो है ना हमें रिकवरी मिलनी स्टार्ट हो गई है। अब रिकवरी इन द सेंस क्या रिकवरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्शन है, मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क अगर आप इन कंपनीज का देखोगे तो वो जो है हमें इंक्रीज फॉल होता हुआ देखने मिला है। पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अभी कर्नाटका के अंदर ऑर्डिनेंस का बहुत इशू हुआ था, तो वो भी जो है हमें रिजॉल्व होते हुए देखने मिल रहा है। अरमान के केस में अगर आप देखोगे तो अरमान फाइनेंशियल का मैनेजमेंट ऐसा है जो कि ऑल टाइम जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है, ये बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। और अगर ये बता रहा है ना कि यार इंडस्ट्री टर्न अराउंड हो रही है, तो यहाँ पे आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि एमएफआई के अंदर सच में टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। ओवरऑल मोटा मोटा आप एमएफआई सेक्टर के अंदर देखोगे तो जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनकर आती है, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिर आपका मुथूट फाइनेंस का भी एमएफआई का डिवीजन है, मन्नपुरम का भी एमएफआई का डिवीजन है। तो सब लोग एक ही चीज बता रहे हैं कि H2 के अंदर, दैट इज FY26 Q3 Q4 के अंदर हमें इंडस्ट्री के अंदर जो है फिर से ग्रोथ दिखनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और अभी डिस्बर्समेंट के अंदर बहुत टाइम बाद जो है ना हमें एमएफआई के अंदर जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। अब यहाँ पे आपको ऐसे कंपनीज के अंदर इनकम स्टेटमेंट पे नहीं फोकस करना है। इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे भाई कंपनी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है मैनेजमेंट कॉमेंट्री के ऊपर, कलेक्शन एफिशिएंसीज के ऊपर, पोर्टफोलियो एट रिस्क के ऊपर, एसेट क्वालिटी के ऊपर, और मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है उस चीज़ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर ट्रैक करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो एमएसएमई वाला सेगमेंट है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला सेगमेंट है, टू व्हीलर वाला सेगमेंट है, वहाँ पे जो है हमें लोन बुक के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। मेन प्रॉब्लम कहाँ देखने मिल रहा था, एमएफआई के अंदर। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट अभी एमएफआई को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो गया है। जहाँ आप रीड करोगे तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। फिर इसके साथ साथ आपके इम्पेयरमेंट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, और आपका रीपेमेंट बिहेवियर है ना, जिन्होंने लोन उठाया बोरोवर से, वो जो है अगेन इंटरेस्टिंग हो गया है, और वहाँ पे जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी के अंदर जो है इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है।
अगेन अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट जो है ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। हर एक मैनेजमेंट H2 FY26 के अंदर बात कर रहा था कि ग्रोथ देखने मिलेगी, MFI के अंदर हमें बॉटम देखने मिलेगा, Q1 Q2 के अंदर वो जो है हमें प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। और Q3 Q4 से अगर आप देखोगे तो हमें चीज़ें जो है नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। रीज़न इसका बड़ा सिंपल है यार, देखो अब अगर आपको चीज़ें नंबर्स पे रिफ्लेक्ट करानी है तो इनकम स्टेटमेंट पे जो है ना चीज़ें 6 मंथ्स लेट रिफ्लेक्ट होती है। मतलब आज अगर जैसे कि आज Q2 है तो आज Q2 के अंदर रिकवरी स्टार्ट हुई है ना, तो ये जो है हमें Q4 के अंदर चीज़ें देखने मिलेगी। तो यही अगर आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर दैट इज Q1 और अभी वाला क्वार्टर Q2 के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिली है सारी कंपनीज के अंदर। तो इस रीजन से जो है अरमान फाइनेंशियल इंटरेस्टिंग लग रही है। अभी प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो कंपनी का 2 है, पीक पे जो है ये लोग पीक ऑफ द साइकिल 2.3 से 2.5 के आसपास ट्रेड करते हैं, तो उस हिसाब से अगेन डिसेंट लगा मुझे। तो यहाँ पे जो है हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। और MFI साइकिल मैं कौन से प्लेयर्स को लेकर खेल रहा हूँ, अगेन ये साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होती है, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिकल इंडस्ट्रीज को ट्रैक किस तरीके से करते हैं, नहीं तो आप वही बाय एंड होल्ड वाला माइंडसेट लेकर बैठोगे ना, तब आप जो है स्टॉक्स के अंदर फंसते हो। तो यही जो है मैंने आपके दिमाग के अंदर चेंज किया है, आपका पूरा इक्विटी रिसर्च और मार्केट को लेकर अप्रोच ही चेंज कर दूंगा मैं दोनों मास्टर क्लास के अंदर। और मैं साइक्लिकल कंपनीज को किस तरीके से प्ले करता हूँ वो मैंने 0 to 0 मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। और करंटली मैं आपके MFI सेक्टर को कौन से स्टॉक्स के थ्रू प्ले कर रहा हूँ या फिर डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट साइकिल्स को किस तरीके से प्ले आउट कर रहा हूँ, ये जो है मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना यार, दोनों के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। अगेन जब हम अरमान फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें चेंज आउट होते हुए देखने मिल रही है। फिर जो अगली कंपनी है ना वो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में मुझे दिक्कत एक लगता है कि यार कंपनी के अंदर हमें रिकवरी तो देखने मिल रही है, लेकिन इनका जो प्राइस टू बुक है ना वो जो है मुझे कंपैरेटिवली हाई लगता है। और डील वाइज वैल्यूएशन डील वाइज में बात करूँ ना तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है चीज़ें। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑलरेडी यार 3 के प्राइस टू बुक पे जो है ट्रेड कर रही है, जो कि एक्सपेंसिव है। लेकिन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का जो मैनेजमेंट है वो भी यही बता रहा है कि यार H2 के अंदर जो है ना हमें अच्छी खासी रिकवरी देखनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी जो है ना मोटा मोटा बुलिश है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रीड करोगे तो आपका पार 15 प्लस जो है ना वो जो है रेंज बाउंड है। थोड़ा बहुत हमें आपके हेवी रेन्स और फ्लड्स वगैरह की वजह से जो है इम्पैक्ट देखने मिला है, लेकिन मोटा मोटा हमें रिकवरी देखने मिल रहा है। आपके जो पार के बकेट्स है वो जो है स्टेबल है और उसके अंदर जो है हमें फॉल भी देखने मिल रहा है। डिस्बर्समेंट के अंदर हमें यहाँ भी मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर मोमेंटम देखने मिला है। अरमान के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमें सेम चीज़ देखने मिली है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप पार पे फोकस करो। कंपनी का जो पार है वो जो है हमें कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर देखने मिल रहा है। कर्नाटका के अंदर ओवरऑल क्रेडिट एक्सेस के केस में मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इनका अच्छा खासा एक्सपोजर जो है कर्नाटका के अंदर है। और कर्नाटका के अंदर क्या हो गया था पता है क्या, कि गवर्नमेंट आके बोली थी कि आपको जो है ना ये अनसिक्योर्ड लेंडर्स होते हैं ना आपके, पर उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड वे में बोला था कि अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स को आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको बहुत हाई रेट चार्ज कर रहे हैं। बट यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि यार इन्हें जो है ऑर्गेनाइज्ड लेंडर्स को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो इस रीजन से जो है लोगों ने पैसा देना ही बंद कर दिया। तो कर्नाटका में सिचुएशन खराब हो गई थी, लेकिन अब ये लोग कोर्ट केसेस कर रहे हैं, लीगल केसेस कर रहे हैं, तो लोगों को समझ आ रहा है यार कि भाई पैसा तो इन्हें देना ही है। तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो अगेन कर्नाटका के अंदर सिचुएशन हमें बेटर होते हुए देखने मिल रही है, जो कि अगेन बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि Q3 Q4 तक तो हमें कर्नाटका जो है नॉर्मलाइज होता हुआ ही देखने मिलेगा, तो वो हमें बेटर होते हुए देखने मिला है। महाराष्ट्र के केस में अगर आप देखोगे तो ड्यू टू रेंज जो है हमें थोड़ा पार के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिला है, लेकिन कर्नाटका का जो है ना फॉल होते हुए देखने मिला है। क्रेडिट एक्सेस का मैक्सिमम एक्सपोजर अगर आप देखोगे तो कर्नाटका के अंदर ही जो है कंपनी काम करती है। फिर यहाँ पे अगेन अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो ओवरऑल क्रेडिट एक्सेस भी जो है आपके लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। ये लोग भी बता रहे हैं कि यार H2 के अंदर जो है ना हमें चीज़ें जो है ना मोटा मोटा बेटर होते हुए देखने मिलेगी। पार अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक सेगमेंट के अंदर जो है पार 0+ हो गया, पार 30+ हो गया, पार 60+ और 90+, हर एक सेगमेंट के अंदर जो है ना हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है फॉल देखने मिल रहा है। तो Q4 FY25 से ही जो है ना हमें माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर से जो है ना रिकवरी के ट्रेंड्स देखने मिल गए थे। अब आप बोलोगे कि यार मुझे अगर MFI सेक्टर प्ले करना है तो मैं तो वेट करूंगा कि यार Q3 Q4 तक वेट कर लेता हूँ, Q3 Q4 तक मुझे ऑटोमेटिकली जब इनकम स्टेटमेंट पे दिखेगा तो तब मैं प्ले आउट करूंगा। देखो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है ना आपको डायरेक्शन पे फोकस करना है। मार्केट पे चीज़ें जो है एक ही चीज़ पे चलती है, वो है ग्रोथ रेट ऑफ चेंज। अगर डायरेक्शन सही डायरेक्शन के अंदर है ना, जैसे कि लोग जोमेटो के स्टॉक को भी बड़ा बोलते हैं कि यार जोमेटो का स्टॉक जो है कभी पैसा बनाकर नहीं दे सकता है, ये नहीं दे सकता है। जोमेटो के स्टॉक ने जहाँ से लोग बोल रहे थे वहाँ से डबल हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जोमेटो के केस में अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पे उनके जो एबिटा मार्जिन है ना
वो जो लॉसेस है ना धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। ब्लिंकिट के केस में अगर आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर से तो चीज़ें अगेन बेटर हो रही है जोमेटो में। तो मार्केट को है ना डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। और एमएफआई के अंदर अगर आप देखोगे तो Q4 से ही जो है ना हमें डायरेक्शन बेटर दिखना स्टार्ट हो गया था। तो इस रीजन से क्रेडिट एक्सेस के प्राइस में भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से हमें जो है ना चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिल गई थी क्रेडिट एक्सेस के अंदर भी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमें पूरे एमएफआई सेक्टर के अंदर जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रही है। फिर इसके बाद जब आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो आपको जीएनपीए एनएनपीए के अंदर भी जो है इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अगेन कंपनी ये बता रही है कि इनके आरओई के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिलेगा आगे जाकर। डिसबर्समेंट H2 के अंदर जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगा। तो ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल सेक्टर एक ही चीज़ पे चल रहा है कि H2 FY26 के अंदर चीज़ें बेटर होने वाली है। और इस रीज़न से आपके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो है ना हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो एसबीआई जैसे बैंक्स भी जो है ना अभी इतना ज़्यादा हाई आरएस दिखा रहे हैं। अगेन ये मेरे टेक्निकल स्क्रीन्स के अंदर पहले ही आने स्टार्ट हो गए थे। और फंडामेंटली भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज़ के अंदर जो है ना हमें कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहे होते हैं। अब मार्केट के अंदर इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्नो फंडा एनालिसिस करना मतलब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को लेकर चलना चाहिए। अब सिर्फ देखो मेरा मेन फोकस यही है कि मैं बिजनेस एनालिसिस करूं, मेरा मेन फोकस बिजनेस पे ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है ना मार्केट के अंदर टेक्निकल्स को भी या प्राइस एक्शन को भी जो है रिस्पेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि हम जो है प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेस्टर है, हमें जो है क्या करना है मार्केट से पैसा बनाना है, बाकी हमें कोई चीज़ से जो है कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपको 0 to हीरो मास्टर क्लास और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास लेना ही चाहिए। क्योंकि ये 5000 रुपीज़ के अंदर जो है ना अब मार्केट के अंदर आप देखोगे देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ इमेजिन करो कि ये 5000 रुपीज़ पे कर जो है आप जो है आपका कैपिटल का लैक्स ऑफ कैपिटल जो है सेव कर पाओगे खराब स्टॉक से और अच्छा पैसा बना पाओगे आपके कैपिटल से, जब आपको पता होगा कि यार मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से प्ले आउट हो रही है। और आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। एसबीआई के केस में भी अगर आप देखोगे तो हमें स्टॉक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। क्यों देखने मिल रही है? क्योंकि स्टॉक अगर आप देखोगे तो स्टेज 2 के अंदर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एसबीआई के अंदर हमें जो निम्स है ना कंपनी के वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। आरबीआई जो कि इन कंपनीज को जो है पिछले कुछ क्वार्टर से जो है बहुत परेशान कर रहा था, पिछला 1 साल या 1.5 साल अगर आप देखोगे सारी फाइनेंशियल कंपनीज के लिए जो है बहुत ज़्यादा खराब था। क्यों खराब था? क्योंकि आरबीआई जो है कॉन्स्टेंटली रेट इंक्रीज कर रहा था, लेंडिंग एक्टिविटी रिड्यूस हो रही थी। अब तो जो लेंडिंग एक्टिविटी है ना उसके अंदर जो है अगेन आरबीआई इंक्रीज करने पे फोकस कर रहा है, इसलिए हमें रेट कट पे रेट कट देखने मिल रहे हैं। और जब हमें रेट कट देखने मिलते हैं तब अगर आप देखोगे तो इनके निम्स के अंदर जो है ना हमें 1-2 क्वार्टर कॉम्प्रेशन देखने मिलता है और फिर उसके बाद निम्स एक्सपांड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही आपके एसबीआई और आपके बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जो है प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है ना वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। अब ये कंपनी जो है ना यार बहुत कंट्रोवर्शियल कंपनी है, अब बहुत कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से जो है ना हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला है स्टॉक प्राइस के अंदर। स्टॉक अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ जो है स्टेज 4 के अंदर है, इसने अपना 200 डीएमए जो है वो भी ब्रेक कर चुकी है कंपनी। अब रीज़न क्या है कि ट्रिल के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब एक तो पहली चीज़ की कंपनी अगेन इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है मैं वो भी बता दूँ, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो है हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला है। एक टाइम पे जो है इनका अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखोगे ना यार तो ये लोग जो है ना 70 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करते थे। आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो कंपनी 38 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है। और ट्रिल के केस में हमें पिछले कुछ क्वार्टर से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग जो है पैड ग्रोथ भी देखने मिल रही थी ट्रिल की तरफ से। बस इस क्वार्टर के अंदर Q2 के अंदर जो है ना कंपनीज ने जो है खराब नंबर्स रिपोर्ट करे आपके टीएनडी सेक्टर के अंदर। क्यों कंपनीज ने खराब नंबर रिपोर्ट करे? क्योंकि एक तो आपके ट्रांसफार्मर के रॉ मटेरियल सोर्सिंग के अंदर इन्हें प्रॉब्लम देखने मिल रहा था, आपके सीआरजीओ के जो प्राइजेस है उसके अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा था। तो इस रीज़न से जो है ना कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिली है। और मैक्सिमम रॉ मटेरियल अगर आप देखोगे तो ये इंपोर्ट करते, तो रॉ मटेरियल अगर ये इंपोर्ट करते और आपके सप्लाई चेन के अंदर इशू देखने मिलता है तो ये रॉ मटेरियल सोर्स भी नहीं कर पाते, जिस वजह से जो ऑर्डर्स इन्हें डिलीवर करने होते हैं ना वो ये ऑर्डर्स जो है ना ये डिलीवर नहीं कर पाए। तो इस रीज़न से हमें Q2 के अंदर -4% की ग्रोथ डी ग्रोथ देखने मिली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैट के अंदर तो हमें कोई ग्रोथ ही नहीं देखने मिली। तो ओवरऑल कंपनी इंपैक्टेड है। लेकिन अभी बीच में एक और चीज़ हो गई थी कि इन्हें वर्ल्ड बैंक ने जो है ना डीबार कर दिया था। अब अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी को अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए, बीच में लोअर सर्किट लग रहे थे कंटिन्यूस। क्यों लग रहे थे? क्योंकि अब न्यूज़ ये आ गई है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है ना ट्रिल को अपने डीबार लिस्ट से जो है फिर से निकाल दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सैंक्शंस लगे थे ना कंपनी के ऊपर वो अगेन वर्ल्ड बैंक ने जो है रिलीज़ कर दिए, निकाल दिए। तो ये ट्रिल के लिए जो है एक और पॉजिटिव बात हो जाती है, जिससे मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर जो है ना री रेटिंग होनी जो है पॉसिबल है।
फिर इसके साथ साथ अब मैं बुरी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ ट्रिल के केस में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले मैनेजमेंट जो है ना $1 बिलियन के टॉप लाइन को गाइड कर रहा था FY26 के लिए, FY28 के लिए। तो अगले 3 साल में हम 9,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, ऐसे ये बता रहा था। तो वहाँ से मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने परसेंट की ग्रोथ आ जाती है? आराम से 55% CAGR के आसपास का हमें ग्रोथ देखने मिलेगा ट्रिल के अंदर अगले 3 सालों के अंदर टॉप लाइन के अंदर, क्योंकि अभी 2,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से लगभग 3 साल में जो है मैनेजमेंट 4x के आसपास करने की बात कर रहा था। तो 55-60% के CAGR की ग्रोथ हो गई। बट अब प्रॉब्लम यह हुआ है कि FY25 के लिए, FY26 जो है ना उसके लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 3,500 करोड़। अब वो गाइडेंस जो है उन्होंने रिड्यूस किया है और अब गाइडेंस रिड्यूस कर 2,500 करोड़ कर दिया है। लेकिन अगेन जो इनका $1 बिलियन वाला जो गाइडेंस था वो इन्होंने रिमूव नहीं किया है। बस FY26 का गाइडेंस स्लो डाउन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q1 के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिली, Q2 के अंदर ग्रोथ बिल्कुल ही देखने मिली। Q3 Q4 अगर आप देखोगे तो T&D सेक्टर की जो भी कंपनीज होती है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बट इधर अगेन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो गाइडेंस मैनेजमेंट ने रिड्यूस किया है, जो कि अगेन एक अच्छी बात नहीं है। और मार्केट ने भी जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया है। तो देखो वर्ल्ड बैंक वाला इशू तो था ही कंपनी के साथ, लेकिन वर्ल्ड बैंक से कंपनी के रेवेन्यूज जो है इतने ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होते थे। अगेन आपको जो है मार्केट के अंदर बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनीज क्या होती है, बिजनेस होती है। लोग सिर्फ स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही जो है मार्केट को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस पे हमें कितना इंपैक्ट देखने मिलेगा, आपको ये चीज़ों पे फोकस करना है। तो बिजनेस पे अगर मैं वर्ल्ड बैंक से बात करूँ तो यार नेग्लिजिबल इंपैक्ट था ट्रेल के केस में। तो ओवरऑल अभी सेंटीमेंट्स भी जो है कंपनी के अंदर बेटर हो चुके। इसके साथ साथ अगेन अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो मुझे एक चीज़ अभी भी खराब लग रही है कि यार गाइडेंस इन्होंने रिड्यूस किया है। ट्रांसफॉर्मर कंपनीज के अंदर हमें जो री रेटिंग पहले देखने मिल रहा था ना, वो री रेटिंग रिड्यूस हो गया और जो मल्टीपल्स पहले मार्केट इन देता था 60-70 के पी मल्टीपल, वो मुश्किल है मार्केट इन देना। देखो पावर सेक्टर की नीड बहुत है, पावर सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी रहेगी आगे जाकर, क्योंकि डेटा सेंटर इंक्रीज हो रहे, AI का यूज जो है इंक्रीज होते जा रहा है। AI के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है पावर। तो ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर जो है ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अभी भी ये कंपनीज अगर आप देखोगे तो 24 मंथ्स के लिए बुकड है इनकी कैपेसिटी। पहले ये लोग जो है 8 to 12 मंथ्स बुकड होते थे, आज के डेट पे ये लोग अगले 2 साल तक बुक है। ट्रिल के केस में अगर आप देखोगे, शिलचार के केस में अगर आप देखोगे तो हर चीज़ इंटरेस्टिंग चल रही है। अब शिलचार के केस में भी अगर आप देखोगे ना तो इनके स्टॉक प्राइस के अंदर जो है ना हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला है। क्यों करेक्शन देखने मिला है शिलचार के स्टॉक प्राइस के अंदर? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी इस ग्रोथ भी अच्छी रिपोर्ट कर रही है, लेकिन अगेन मैं आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ, मार्केट जो है आगे का सोचता है। शिलचार जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है। और शिलचार अगेन किसी को नहीं पता है तो ट्रिल आपका ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है, शिलचार भी ट्रांसफॉर्मर बनाता है। ट्रिल का डिटेल बिजनेस मॉडल जो है ना मैंने आपके साथ ट्रिल का जो वीडियो है ना उसके अंदर डिस्कस कर रखा था। आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा वो वाला वीडियो जो है ज़रूर जाकर देखना। अब ये 3-4 डेज पहले यूट्यूब पर आया होगा, और उसके पहले भी मैंने ट्रेल और शिलचार को जो है आप लोगों के साथ बहुत बार कवर कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो शिलचार का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो 77% FY25 के अंदर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये बहुत हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। और इनका अपकमिंग केपेक्स भी आ रहा है। देखो आपकी जब कैपेसिटी फुल होती है ना, तो जब तक आपका केपेक्स नहीं आता है तब तक आपके कंपनी के अंदर जो है ना हमें ग्रोथ नहीं देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप शिलचार के केस में देखोगे ना तो जो इनका केपेक्स आने वाला है ना वो FY27 के अंदर आएगा, अप्रैल के अंदर। अब मुझे लगा इनका केपेक्स पार्ट बाय पार्ट आएगा, लेकिन इनका केपेक्स जो है कंप्लीट आने वाला है। तो इसका ये मतलब है कि Q3 और Q4 के अंदर शिलचार के अंदर ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी, जो कि इनके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होते हैं। तो इतनी ज़्यादा आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं है रेवेन्यूज़ लाने के लिए, ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए। ऑलरेडी ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। लेकिन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ की मैं बात करूँ, टॉप लाइन के रेट ऑफ चेंज की बात करूँ तो इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है शिलचार के लिए मेरे को थोड़ा। इसलिए शिलचार भी एक बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन अगेन आपको जो है चीज़ें देखनी है कि क्या हमें सिनेरियो जो है बेटर होता हुआ देखने मिलेगा क्या आगे जाकर। तो एक बार केपेक्स आ गया तो शिलचार के अंदर हमें जो ग्रोथ मोमेंटम है ना वो जो है फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सोचना है। फिर अब जो आखिरी कंपनी है ना जो कि हमें डिस्कस करनी है वो है पोकरना। अब पोकरना भी अगेन आपके टैरिफ सिनेरियो से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होते हुए देखने मिली है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है, ये लोग आपके किचन्स के लिए जो है ना कॉर्ड्स के बिजनेस के अंदर है, ग्रेनाइट के बिजनेस के अंदर है। तो ये आपके कॉर्ड्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह बना कर देते हैं। और इनका मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है, एक्सपोर्ट से आता है।
अब पोकरना के अंदर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर जो है Q1 Q2 के अंदर देख लो, वो टैरिफ वाला इशू हो गया, इस रीजन से रेवेन्यू के अंदर हमें डिग्रोथ देखने मिल रही है। पहले कंपनी ने Q4 के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए थे, लेकिन उस टाइम पे जो है कंपनी को अगेन अर्ली ऑर्डर्स देखने मिल रहे थे। जो कंपनी के नए ऑर्डर्स है ना, वो भी जो है हमें कहीं ना कहीं जो है ना स्लो डाउन होते हुए देखने मिले, क्योंकि टैरिफ लग चुके। अब कंज्यूमर के लिए सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई है, तो अब उसे 50% टैरिफ पे करना कोई सेंस भी नहीं बनाता, और वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि यार ट्रेड डील हो जाए, हमारे लिए चीज़ें सस्ती हो जाए। तो इसलिए जो मोटा मोटा ऑर्डर मोमेंटम है ना बिजनेस का, वो जो है हमें फॉल होता हुआ देखने मिला है। और इस रीजन से पोकरना के अंदर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिली है। पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो -86% की पैट ग्रोथ जो है कंपनी ने रिपोर्ट करी है Q2 के अंदर। मतलब क्या कि हमें पैट के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डी ग्रोथ देखने मिल रही है कि कंपनी के अंदर जो है हमें ऑपरेटिंग डी लेवरेज प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। दो फिनोमेनॉन आपने देखा किस तरीके से प्ले आउट होते हैं, एक ऑपरेटिंग लेवरेज और एक ऑपरेटिंग डी लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मार्केट के अंदर आपको पैसा बना कर देगा, और यही रीज़न है ऑपरेटिंग लेवरेज से ही जो है बहुत से मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते हैं। अब मैंने जो है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर जो है ना बहुत सी कंपनीज डिस्कस कर रखी है, जहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना प्ले आउट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप दोनों के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हो, और जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे ना आपको इमीडिएट जो है एक्सेस मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है आगे बात करते हैं। मोटा मोटा बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अनसर्टन है यूएस टैरिफ्स को लेकर। बिजनेस का मैनेजमेंट खुद ही बोलता है कि भाई हमें पता नहीं कि हम कहाँ पास करने वाले, मार्जिन्स पास करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो ये लोग प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये लोग जो है इतना ज़्यादा टैरिफ का प्रेशर वगैरह जो है कस्टमर्स पे ही पास कर रहे हैं सब, लेकिन कस्टमर के साइड से भी जो है ना वो डिले होता है ना, वो इन्हें फेस करने मिल रहा है। तो अब ये कन्फ्यूज है कि ड्यूटीज जो है ना ये लोग किस तरीके से शेयर करेंगे। तो अगेन हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों का क्लैरिटी जो है ना हमें ट्रेड डील के बारे में लगेगा। तो ये एक्सपोर्ट कंपनीज है ना, इनके ऊपर सबसे बड़ा ओवरहैंग क्या लग चुका है? ओवरहैंग ये लग चुका है यार कि ट्रेड डील हो ही नहीं रही है। एक बार अब ट्रम्प इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एक बार आपकी ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है ना, तो इन कंपनीज के अंदर जो है ना हमें अगेन स्ट्रॉन्ग री रेटिंग जो है ना वो प्ले आउट होता हुआ देखने मिल जाएगा। ओवरऑल पोकरना अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कंपनी ने FY25 के अंदर स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे, लेकिन स्टिल टैरिफ लग चुके हैं यार, ग्रोथ ही चले गई है, लोगों ने ऑर्डर करना ही बंद कर दिया है। और आपके होम रिनोवेशन के केस में भी अगर आप देखोगे तो लोग वो डिले कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं भाई एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों भरना है। तो ये जो है लोगों का मेंटालिटी हो चुका है अब। तो ये बनकर आती है बात, ये कुछ 7 से 8 कंपनीज थी जहाँ पे जो है हमें बीटन डाउन स्टॉक्स देखने मिल रहे हैं, और आगे जाकर री रेटिंग का पोटेंशियल भी जो है ना इन कंपनीज के अंदर जो है बनकर आता है। तो इसलिए जो है मुझे ये कंपनी जो है इंटरेस्टिंग लग रही थी। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। देखो मुझे पता है वीडियोज़ थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन देखो अब वीडियोज़ लंबे नहीं होंगे तो आप लोग जो है इन कंपनीज़ को डिटेल में नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। अब लोगों की बड़ी कंप्लेन होती है कि यार मुझे व्यूज़ नहीं आते यूट्यूब पर, तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। यूट्यूब के केस में अगर आप देखोगे तो मैंने मोनेटाइजेशन भी बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार आप लोग जो है ना बार बार इंटरप्ट हो जाओ। तो मैं उतना मास्टर क्लास का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उससे आप लोगों को वैल्यू एडिशन कितना होता है। जितने भी लोग मास्टर क्लास के अंदर एनरोल्ड है ना, उन्हें जो है 100x वैल्यू एडिशन ज़्यादा मिला है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिला है, और वीडियोज़ थोड़े लॉन्ग होते हैं आई नो, बट अगेन डिटेल में बिजनेस को डिस्कस करना है तो वीडियोज़ जो है हमको लॉन्ग ही रखने पड़ेंगे। तो होपफुली आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को जो है आप लाइक करना, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट करना कि अगला वीडियो जो है आपको कौन सा चाहिए। इसके साथ साथ मास्टर क्लास का लिंक जो है मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग जो है वहाँ से डायरेक्टली जो है मास्टर क्लास के लिए जो है एनरोल कर सकते हो। मास्टर क्लास के अंदर जो वैल्यू आपको मिलेगी आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप तो सिर्फ आप सोचो कि यार सिर्फ 3499 + 1499 दैट इज़ 5000 रुपीज़ के अंदर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि कोई लिमिट नहीं। और इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैं कुछ ही दिनों में 1499 से 1799 करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप जो है इसके लिए जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना, और दोनों के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। और जितने भी रिव्यूज़ है मास्टर क्लास के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरे को इनफैक्ट एक भी सिंगल नेगेटिव रिव्यू नहीं आया मास्टर क्लास के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन सारी कंपनीज़ को ट्रैक करना, नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। वीडियो का मेन इंटेंशन ये था कि यार आप लोग जो है ना कंपनीज़ को पढ़ो जाकर। तो बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है, कंपनीज़ पे इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो कवर किया। चलो वीडियो बंद करते हैं, ज़रा बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। दैट्स इट, आयुष मेहता साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। मास्टर क्लास का लिंक इन दी कॉमेंट्स।